गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चा आवाज आ रही क्या? यस सर। ठीक है बच्चों, आपका चैप्टर जो सेकंड चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया और आज हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। बच्चा आप अपने सभी बच्चे अपने वीडियो जो है ना, अपना ऑडियो आवाज आवाज को बंद करें। अंकित, अनिल यादव, वीडियो बंद करो बच्चा। वीडियो को कोई चालू नहीं करेगा, ठीक है? वीडियो को सब बंद रखें। और आप लोग अब चैट के द्वारा ही आप मैसेज देंगे। अब एक बात, अब कुछ समय के लिए आप लोग जो कुछ समय के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं और वो क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट करेंगे अभी आप, ठीक है? और आंसर मैं जब पूछूंगा आप उसका जवाब भी देंगे। अब जो सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन हालांकि जो पहले मैंने कभी इस प्रकार नहीं करवाया। अब एक प्रश्न आता है, युग्मक अगुणित होते हैं या द्विगुणित? अगर बात हम करें, जल्दी जवाब दीजिए। युग्मक अगुणित, अगुणित। अगुणित। नंबर 2, आलू, आलू नामक पादप में, आलू में कायिक जनन कौन से भाग से होता है? जल्दी, आलू में कौन से भाग से कायिक जनन होता है? ट्यूबर, तना। तना, वेरी गुड। और तना कौन सा? तने में कौन सा तना है बच्चों? भूमिगत। भूमिगत तना। और भूमिगत तने में नाम क्या है? अनुष्का ने आंसर दे दिया, प्रकंद। कंद, वेरी गुड, कंद। और हल्दी का एग्जाम्पल आ जाए तो हल्दी, अगर हल्दी पूछ ले तो हल्दी, अगर पूछ ले हल्दी अदरक पूछता तो राइजोम, वेरी गुड आंसर। फिर आ गया राइजोम यानी प्रकंद। आप पढ़ नहीं रहे हैं, चलो ठीक, जल्दी जल्दी आ जाइए। अब मैं तो पैरामीशियम नामक, मैंने बताया था पैरामीशियम में, पैरामीशियम के अंदर द्विखंडन या खंडन विधि से, ये बताया था खंडन विधि से एलएनजी जनन होता है। तो पैरामीशियम में खंडन विधि से यानी कौन से तल में उसमें खंडन होता है? अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य? अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य? पैरामीशियम एलएनजी जनन करता है ना, पैरामीशियम में अमीबा है, यूग्लिना सब करते हैं। तो अमीबा में तो बता दी मैंने, आपको याद होगा खंडन के दो प्रकार, द्विखंडन और बहुखंडन। तो पैरामीशियम में सर, हाँ सर अनुप्रस्थ। वेरी गुड, अनुप्रस्थ ने ट्रांसफर। और आप एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, जो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं खुद करोगे उसको जल्दी जल्दी। आज मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों को कभी कोई वो बोल रहा हूं। अरे बताओ, गन्ने में किस प्रकार का काई प्रवर्धन होता है? गन्ने में, गन्ने में पादप के किस भाग से होगा? तने से होगा। और कौन सी विधि से? कलम। बच्चों याद है, कलम विधि यानी कटिंग मेथड से, कलम मेथड से, कलम कलिका में कलम मेथड, ठीक है? गन्ने में किसे होगा? कलम से। एक पर से एक दे रहा हूं आपको, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए जल्दी। पैरामीशियम में एक पर्सन दे रहा हूं, खुद करेंगे, किताब में पर्सन भी होगा सर आपके। प्रजनन किसे कहते हैं? लैंगिक और अलैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए। जल्दी लिखो सब बच्चे, दिख नहीं रहे लेकिन लिख लो आप लोग। प्रजनन किसे कहते हैं? लैंगिक और अलैंगिक जनन को परिभाषित करते हुए, परिभाषित करते हुए पैरामीशियम में, पैरामीशियम में लैंगिक और अलैंगिक दोनों को समझाओ, ठीक है? अब आप कितना है नहीं बुक में, लेके फिर भी एक क्वेश्चन अगर आ भी सकता है। ओके बच्चों, तो देखो ये तो आपको ध्यान है कि पैरामीशियम अलैंगिक जो अलैंगिक जो जनन, तो वो कौन सी विधि से करता है? खंडन से, द्विखंडन। ये तो सबको आगे होगा। लेकिन पैरामीशियम के अंदर लैंगिक जनन भी होता है, लेकिन कौन सा? आभासी, सहयुग्मन। कौन सी विधि से? पैरामीशियम में। और बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें बच्चों आभासी या सूडो या फाल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं सहयुग्मन, कंजुगेशन। अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो आपने ये कंजुगेशन पढ़ा क्या आपने कहीं? यस, अनुष्का का आंसर आ रहा है, यस। कंजुगेशन आपने सुना होगा, जिसके अंदर अभी मैं बता देता हूं, अभी मैं बता दूंगा वो। पहले पर्सन जो है वो पर्सन तो कंप्लीट कीजिए। इसके लिए एक पर्सन वो दे रहा हूं जल्दी, एक पर्सन वो दे रहा हूं आपको। अंड प्रजनन प्राणी सब जानते हैं, वे प्राणी जो निषेचित अंडे देते हैं, जैसे पक्षी और सरीसृप। इनमें क्या होता है कि नर और मादा में निषेचन तो कौन सा होगा? आंतरिक। तो निषेचन क्रिया के बाद में मादा पक्षी निषेचित द्विगुणित अंडे देती है, और उनके अंडों में पोषक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। क्यों?
क्योंकि अंड प्रजनक प्राणियों में भ्रूण का विकास मादा शरीर के बाहर होगा, तो विकसित भ्रूण को यानी भ्रूण परिवर्धन में या भ्रूण विकास में पोषण का कार्य, पोषण देने का काम कौन करेगा बच्चों? अंडा खुद करेगा। इसलिए इनके अंडे में क्या पाया जाता है? यौग, पित्त की मात्रा। इसीलिए अंडे का उपयोग हम किस में करते हैं? खाने में करते हैं। अरे यहां तक क्लियर है क्या? आपने कभी ना कभी आपके घर में, आपके घर के रोशनदान, खिड़की या पक्षी या कहीं ना कहीं किसी टहनी से किसी पक्षी के अंडे को देखा हो नीचे गिरते हुए, और जैसे अंडा नीचे गिरता है तो वो टूट जाता है, सूख जाता है, तो उसके अंदर से येलो प्रकार का पराग निकलता है। या कभी आप लोगों ने कभी किसी ऑमलेट बनाते हो किसी को देखा होगा, फिल्म में देखा होगा, रील में देखा होगा, तो अंडे का उपयोग मानव खाने में करता है। क्यों करता है? क्योंकि अंडे में प्रचुर मात्रा के अंदर प्रोटीन और वसा पाई जाती है, और अंडा अपने आप में एक पौष्टिक पदार्थ है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा बच्चों कि आप इसको अदर वे में लेके नहीं जाएंगे, ये वेज और नॉन वेज इसको लेकर हम कभी चर्चा बाद में करेंगे। अभी हमारा पॉइंट इतना चल रहा है कि अंड प्रजनक प्राणी और शिशु प्रजनक प्राणी किसे कहते हैं? पर्सन। और इनमें अंड प्रजनक प्राणियों की संतति में और शिशु प्रजनक प्राणियों की संतति में, समझ आ रहा है बच्चों, किनका जीवन अधिक जोखिमपूर्ण होता है? वह क्यों? किसके जीवन को ज्यादा खतरा होता है, अंड प्रजनक प्राणियों में या शिशु प्रजनक में? अंड प्रजनक। वेरी गुड। क्योंकि अंड प्रजनक प्राणियों में भ्रूण का विकास मादा शरीर के बाहर होता है, तो उनके अंडों के सूखने का, नष्ट होने का प्राकृतिक कारकों से, भौतिक कारकों से, जैविक कारकों से। देखो तेज धूप में, पानी यानी कमी में, आदि में कभी बार अंडे देखे होंगे। अगर कोई मुर्गी या कोई पक्षी या कोई जंतु जितने अंडे देता है उनमें से अधिकांश अंडे तो नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, सूख जाते हैं, उनका योग सूख जाता है, और वो उच्च ताप से, दाब या कोई अन्य जंतु उनका भक्षण कर जाते हैं। अतः सबसे बड़ा उनके जीवन में सबसे बड़ा खतरा किसका होता है बच्चों? उनके परभक्षण का, उनके सुरक्षा का। जबकि शिशु प्रजनक प्राणियों के अंदर, मैं ये कहूंगा ये अलग बात कि शिशु प्रजनक प्राणियों में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन शिशु प्रजनक प्राणियों के भ्रूण का विकास या गर्भ का विकास शरीर के अंदर होता है। गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, मानव, समझ आ रहा है? तो इनमें जो शिशु डेवलप हो रहा है या भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है, गर्भ, वो नष्ट हो सकता है। जैसे मानव की बात हम करें, मानव मादा में तो हम जानबूझ के बच्चों कन्या भ्रूण को मानव द्वारा ही गर्भ में मार दिया, ये गर्भपात कर जाता है। और ये आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप लोग सुन के अभी आप लोगों के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। ऐसे बोला जाता है, जमीन तो वहीं रहेगी, चिंता मत करो, जमीन वहीं रहेगी, लेकिन कहा जाता है। अब आप बोलो सर कैसे? मानव में 1/5 मतलब 20% गर्भ को हटा दिया जाता। आप सोच लीजिए 20%, 100 में से अगर 100 महिलाएं बच्चों को जन्म दे रही है, अब समझो एक बात, 100 महिलाएं प्रेग्नेंट है, तो 100 में से बच्चों 20 महिलाओं के गर्भ को हटा दिया जाता है। आप सोच लीजिए, समझ आ रहा बच्चों? तो ये हमारे मानव जीवन का एक यूं कह सकते ऐसा चेहरा है जो कभी आप लोगों को सामने आ ही नहीं पाता। तो ऐसे अभी आ रहा है, उस पर हम चर्चा नहीं करें, मैं तो उदाहरण बता रहा हूं कि किसके संततियों में ज्यादा जोखिम होगा, अंड प्रजनक में, ठीक है। वैसे शिशु प्रजनक के जो संततियां वो भी कम खतरे में नहीं बच्चों, क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मानव, सबसे बड़ा दुश्मन। क्योंकि किसी महिला के गर्भ में गर्भपात या मिसकैरेज होना या उसको एमटीपी का हटा देना, ये सारा का सारा कुकृत्य अगर कोई करता है तो वो मानव रूप में है बच्चों। और वो कौन हो सकता है? कोई दादी, कोई बुआ, कोई नानी, राइट। ज्यादातर इनमें महिलाओं को योगदान ज्यादा होता है बच्चों। महिलाएं ही महिलाओं को या लड़कियों को गर्भ में मार देती है, ये ज्यादा। या फिर डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी या कई छोटा छोटा डॉक्टर, ये कई हो सकते हैं। तो इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। तो मुझे अपेक्षा है कि तुम मेरी बात समझ में चाह रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूं। अभी मेरा प्रश्न है कि अंड प्रजनक प्राणी और शिशु प्रजनक प्राणी किसे कहते हैं? लिख दोगे? शिशु प्रजनक क्या होंगे? वे प्राणी जो नवजात शिशु को जन्म देते हैं, जिनमें भ्रूण का विकास और निषेध मादा शरीर के अंदर होता है। एग्जाम्पल है गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, ठीक है बच्चों। और अंड प्रजनक में क्या है? वे प्राणी जो जिनमें निषेध तो आंतरिक होता है और निषेचित द्विगुणित अंडे को वो देते हैं, या और उनमें भ्रूण का विकास या चूजे का विकास किसमें होता है बच्चों? अंडे के अंदर। और अंडे, इसीलिए अंडे के चाहे तो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। ऐसा नहीं, प्रकृति बच्चों हर जीव की उत्पत्ति और सुरक्षा के लिए उसमें कुछ विशेषताएं या कुछ अनुकूलताएं पैदा करती है। तो मैंने ये नहीं कहा कि अंड प्रजनक से उत्पन्न संतति सभी नष्ट होगी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बच्चों। ये तो अलग बात है कि उनके अंडे सूख सकते हैं, टूट सकते हैं, फट सकते हैं, ताप,
यानी पृथ्वी के उच्च ताप से वो नष्ट हो सकते हैं, सूर्य के ताप में, पानी के साथ जल में बह सकते हैं, कोई जंतु उनका भक्षण कर सकता है, या कई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं, राइट। लेकिन फिर भी दिए गए अंडों में से 70 से 60% संतति की उत्पत्ति होती है। लेकिन बात आ रही जोखिम, किसकी लाइफ में ज्यादा ट्रबल है? तो ट्रबल तो अगर बात हम अंड प्रजनन में होगा, चलो आप लोग मुझे अपेक्षा कर लोगे। अब मैं जल्दी से पैरामीशियम का समझाऊंगी आपको। पैरामीशियम में लैंगिक जनन समझाऊं क्या? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा मुकुलन मैं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पर्सनली पूछ रहा हूं बार बार में, मुकुलन किसे कहते हैं बता सकते हैं? आप सब जानते हैं, किसी जनक कोशिका से बहिर्वर्धी, एक बाह्यवर्धी का निर्माण जिसे हम लोग मुकुल कहते हैं, याद है ना। और मुकुलन दो प्रकार होता है, मुकुलन दो प्रकार होता है, बाह्य मुकुलन यानी अंतर्जात और बहिर्जात, याद होगा। अरे मुकुलन दो प्रकार बताया था, या तो शरीर के बाहर सतह, यस सर। राइट। यस सर। अब हम जब मैं पैरामीशियम को मैं आपको लैंगिक जनन समझा दूं। पहली बात सुनो, लैंगिक जनन क्या होता है? इसमें दो जनकों के दो युग्म पा लेते हैं और दो युग्मकों का संलयन होता है। सुनो, और दो युग्मकों का अंडाणु शुक्राणु का के केंद्रकों का और उनके कोशिका द्रव का और उनके गुणसूत्रों का सबका संलयन होता है। यानी लैंगिक जनन में सबसे पहले शुक्राणु अंडाणु नामक कोशिकाओं के कोशिका द्रव का, केंद्रकों का और केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों यानी तीनों ही का संलयन होता है। इसे कहते हैं वास्तविक लैंगिक जनन। ये ध्यान सुनना। लेकिन पैरामीशियम आदि जो है, इनमें लैंगिक जनन की जो विधि पाई जाती है बच्चों, वो होती है कंजुगेशन, सहयुग्मन। इसको समझे। और सहयुग्मन अपने आप में एक फाल्स, बच्चों अपने में फाल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब आभासी। अब कैसे सुन देखो, इसमें क्या होता है, और हम एग्जाम पढ़े पैरामीशियम, इसमें क्या होगा बच्चों, एक ही जाति के दो पैरामीशियम। और आप जानते हैं पैरामीशियम द्विकेंद्रिक होता है, पढ़ा होगा 10th में। पैरामीशियम द्विकेंद्रिक होता है क्योंकि इसमें दो केंद्र होते हैं एक ही कोशिका में। और हम जानते हैं कि इसकी आकृति जूते के तलवे के समान होती है, और इसके शरीर के झिल्ली पेलिकल बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई झिल्ली नहीं होती, पेलिकल होती है। पेलिकल से छोटे छोटे सीलियां पाई जाती, इन्हीं सीलियों से वो क्या करता है, गति करता। देखो पैरामीशियम। चलो अभी मैं पैरामीशियम नहीं पढ़ा रहा आपको, अब मैं आपको जल्दी बता रहा हूं इसमें क्या होगा। एक ही जाति दो पैरामीशियम, समझो जल्दी बता रहा हूं। ये बच्चों पैरामीशियम है और इसके यहाँ पर एक गुहिका, यहाँ पर एक गुहिका पाई जाती है। अब जिसके द्वारा ये भोज्य पदार्थ क्या करता है, ग्रहण करता है। और इसके अंदर ये दो केंद्रक है बच्चों, ये बड़ा केंद्रक और ये छोटा केंद्रक। और ये इसके अंदर बात हम करें, और ये इसके क्या है, इसकी पेलिकल पर बच्चों दिख रहा है क्या, इसकी पेलिकल पर ये क्या है, पक्ष ऑफ सीलियम। अब ये पैरामीशियम, ध्यान सुनो। अब इसी प्रकार के दो पैरामीशियम, एक ही जाति के दो पैरामीशियम आपस में अपनी पेलिकल जुड़ते हैं। ओके बच्चों, और मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं। यानी यूं कैसे, यहां पर मैं एक दूसरा पैरामीशियम ले रहा हूं, अब सब दिख रहा होगा आपको। यानी यहां पर दो पैरामीशियम अपने यहाँ पर क्या जुड़ गए ना। और ये इसका बड़ा केंद्र, ये छोटा केंद्र, और ये इसको यूं कह सकते हैं, इसका मुंह यहीं पर होगा, जुड़ गया। और ये इसके कोशिका सारे, क्योंकि पैरामीशियम अपने में कौन है, यूकेरियोटिक कोशिका, तो पढ़ा होगा आपने। पैरामीशियम अमीबा ये सब के सब कौन है, अरे ये सब यूकेरियोटिक। वेरी गुड, यूकेरियोट। और इनको हमने रखा प्रोटिस्टा जगत में। अगर आप 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपने याद होगा, सर ने पढ़ाया था, सोगी सर ने आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। इसमें क्या होगा, यस सर। तो लैंगिक जनन में तो क्या होता है कि एक नर जनक होता है, एक मादा होता है। ऐसे समझो आपको, नर जनक का शुक्राणु और मादा जनक के अंडाणु नामक कोशिकाओं का पहले संलयन होगा। पहले दोनों कोशिकाओं का संलयन होगा, उसके बाद दोनों कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य का होगा, फिर केंद्रकों का होगा, और फिर गुणसूत्रों का होगा। समझ आ गया, गुणसूत्र मतलब नर युग्मक के गुणसूत्र और मादा युग्मक के गुणसूत्र जो अगुणित होते हैं वो मिलकर टुवेन बनाते हैं। यह है निषेचन, लैंगिक जनन। लेकिन यहां पर लैंगिक जनन जैसा ही है, लेकिन लैंगिक जनन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ही जाति के दो पैरामीशियम कोशिकाएं आपस में पास आती है, और दोनों से क्या होता है, कनेक्ट, यानी बोथ कनेक्ट ईच अदर, कनेक्ट जाती है पेलिकल से। ध्यान दो, और जहां से दोनों की पेलिकल जुड़ती है, बच्चों चित्र तो दिख ही रहा होगा आपको, तो जहां से जुड़ती वहां से इनकी पेलिकल, जहां से उनकी क्या होती है बच्चों, पेलिकल, तो इनकी झिल्ली वो क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, मतलब डिसॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। जिससे अब दोनों कोशिकाओं, दोनों पैरामीशियम का एक एक केंद्रक यानी युग्मकी केंद्रक, देखो निषेचन लैंगिक जनन में तो क्या होता है, युग्मक भाग लेते हैं, यहां युग्मक भाग नहीं ले रहे हैं, यहां पैरामीशियम खुद भाग ले रहा है।
पर मैंने बताया था, चलो ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो, दोनों केंद्रकों का दोनों जो पैरामीशियम दिख रहा है क्या, दोनों पैरामीशियम में क्या होगा कि इनका जो युग्मकीय केंद्रक है, यानी ये जो इनका केंद्र ये कोई भी यूं कह सकते हैं, ये केंद्र, इसका केंद्र इसमें चला जाएगा और इसका केंद्र इधर आ जाएगा इस पर, यानी दोनों के केंद्र क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। यानी दोनों के ये जो केंद्रक है, ये पैरामीशियम, यानी ये कौन है पैरामीशियम प्लस और ये कौन है माइनस, मान लो। तो दोनों में केंद्रकों का क्या हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा। आदान प्रदान होने के बाद में, आदान प्रदान होने के बाद क्या होगा कि ये जो केंद्रक है, यानी ये इसका केंद्र तो यहां जाएगा, इसका केंद्र यहां चला जाएगा। समझ आ रहा है, दोनों के केंद्रक बदल जाएंगे। बच्चों यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। उसके बाद दोनों पैरामीशियम, ये दोनों पैरामीशियम क्या हो जाएंगे, अलग हो, ये दोनों पैरामीशियम क्या हो जाएंगे, दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब अलग होने के बाद दोनों पैरामीशियम के अंदर जो केंद्र बदल गए थे बच्चों, दो ये केंद्रक जो था, ये केंद्रक जो इसका है बच्चों, इसका, और ये केंद्र किसका है, वो इसके बदल गए ना। अब दोनों केंद्रों को संलग्न हो जाएगा, इनके संलग्न होने के बाद में क्या बनेगा, एक सिंक्रोनियन। यानी जैसे हम जानते हैं कि युग्मकों का संलयन से लैंगिक जनन में तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है ना। यहाँ पर क्या बनेगा, सिंकेरियन बनेगा। अब ये दोनों केंद्र, अब यूं कहिए दोनों केंद्र एक दूसरे क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे अलग अलग कोशिकाओं में, और फ्यूज होने के बाद में इन दोनों पैरामीशियम के अंदर ये बन जाएगा सिंकेरियन। क्या बन जाएगा, सिंकेरियन। और ये सिंकेरियन क्या बन जाएगा, समझ आ रहा होगा आपके। अब सिंकेरियन बनने के बाद में अब प्रत्येक पैरामीशियम के अंदर खंडन विधि से, कौन सी विधि से, अनुप्रस्थ खंडन विधि होगी वही, और एक पैरामीशियम से दो, समझ आ रहा है, एक पैरामीशियम से दो, फिर दो के बाद में चार, यानी एक पैरामीशियम से चार संतति पैरामीशियम की उत्पत्ति होगी। लेकिन कब, ऐसा होने के बाद अब कौन सी विधि से, अलैंगिक जनन खंडन विधि से प्रत्येक पैरामीशियम का खंडन होगा, और खंडन होकर एक पैरामीशियम से चार संतति पैरामीशियम की उत्पत्ति होगी। तो यह अपने में कौन सा जनन हुआ, लैंगिक जनन। अपेक्षा करता हूं तुम्हारे समझ में नहीं आया होगा। सर आ गया। आ गया ना। देखो इस बार वापस रिपीट कर दूं, इसमें क्या होता है, एक ही जाति के दो पैरामीशियम आपस में संलग्न होते हैं, जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद दोनों पैरामीशियम की पेलिकल झिल्ली वहां से क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, और दोनों पैरामीशियम कोशिकाओं का एक एक केंद्रक एक दूसरे में बदल जाएगा। ऐसा मानो एक पैरामीशियम को आपने कह दिया ए, एक को कह दिया बी, तो एक का केंद्रक, क्योंकि हम जानते हैं एक पैरामीशियम में कितने केंद्रक है, दो, शाबाश। एक कौन सा केंद्रक है, लघु, एक कौन सा दीर्घ। तो इनमें क्या होगा कि जो एक दूसरे की लघु केंद्रकों का आदान प्रदान होगा। तो आदान प्रदान होने के बाद क्या होगा कि ए पैरामीशियम का युग्मक केंद्रक, युग्मक, अब हम लोग यहाँ पर इनको युग्मक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ दोनों पैरामीशियम जनक की तरह ना व्यवहार करके किसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं, युग्मक, शाबाश। इसीलिए लैंगिक जनन जैसा दिख रहा है। लेकिन लैंगिक जनन में तो क्या देखा था, लैंगिक जनन तो क्या देखा था कि आपने दो युग्मकों के, नर और मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन हो रहा है, या केंद्रकों का संलयन नहीं हो रहा है, या केंद्रकों का स्थानांतरण हो रहा है ना। और फिर उसके बाद में दोनों पैरामीशियम अलग हो जाएंगे। अब दोनों पैरामीशियम अलग होने के बाद प्रत्येक पैरामीशियम में एक केंद्रक तो है खुद का, एक केंद्रक है दूसरे का। ये क्लियर। अब दोनों केंद्रकों का संलयन होगा और बनेगा सिनकैरियोन। क्या बनेगा, सिनकैरियोन, एक द्वितीय संलयन। अब उस सिनकैरियोन में सिंपल सी बात मैं बता दूं कि सिनकैरियोन में अनुप्रस्थ विभाजन होगा, और अनुप्रस्थ विभाजन से एक पैरामीशियम से चार पुत्री पैरामीशियम की उत्पत्ति होगी। अर्थात दोनों से कितनी होगी, 8 की। नहीं आ रहा, तो अब वो नहीं संतति जो पैदा होगी वो अपने में कैसे होगी, अगुणित होगी। कैसे होगी, अगुणित होगी। यहां तक क्लियर है आपको, क्या नहीं है? यस सर। तो ये कौन सा जनन हो गया, लैंगिक जनन। लेकिन अब मैं पर्सन आपको दे रहा हूं, एक बार समझो। देखे पर्सन ही क्या है कि पैरामीशियम में पाया जाने वाला संयुग्मन वास्तविक लैंगिक जनन नहीं है। क्यों? तो जवाब सुनो। वास्तविक लैंगिक जनन में दो युग्मकों का निर्माण होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक। फिर दोनों युग्मकों के केंद्रकों का संलयन होता है ना। यहां पर युग्मकी केंद्रकों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है ना। बच्चों समझ आ रहे हैं? और वास्तविक लैंगिक जनन क्या देखा था, वास्तविक लैंगिक जनन क्या देखा था कि शुक्राणु का केंद्रक, यस सर, अगुणित केंद्रक अंडाणु के अगुणित केंद्रक से संलयन करता है।
फिर उसके बाद में अगुणित केंद्रकों के गुणसूत्र जो अगुणित हैं वो आपस में संलयन करते हैं, और फिर उसके बाद एक द्विगुणित कोशिका बनती है जिसका नाम है युग्मनज, जाइगोट। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, यहां पर द्विगुणित संरचना तो बन रही है लेकिन वो सिंकेरियन बन रही है, और उस सिंकेरियन के अंदर यहां पर युग्मकों का संलयन नहीं हो रहा। मैं बार बार कर रहा हूं, या दोनों पैरामीशियम के केंद्रकों का स्थानांतरण हो रहा है, अतः ये वास्तविक लैंगिक जनन नहीं है। तो अपेक्षा करता हूं कि तुम इन दोनों को कर पाओ। चलो आगे बढ़ते बच्चों, ये तो हम लोग ऐसे चलता रहेगा। अब देखो ये चैप्टर में आपको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मैंने पूरा मेरी तरफ पूरा कंप्लीट करवाया। एक आध क्वेश्चन और बता दूं, नर्म मादा युग्मों को नाम बताओ। देखे बताओ बच्चों, सेवालों में ब्रोफाइटा में नर युग्म को क्या कहते हैं? सेवालो ब्राइफाइटा में नर युग्म को क्या कहते हैं बताओ। देखें पादपों में नर युग्मों को क्या कहते हैं? वेरी गुड, एंथ्रोजोइड। अच्छा ये चलो, ब्राइफाइटा में नर युग्म चल होता है क्या? चल होता है, चल। वेरी गुड। आवर्तबीजी पादों में घास बताओ, घास, गेहूं जो चना मक्का बाजरा गेहूं घास मक्का गन्ना, इनमें क्या होता है नर युग्म? अचल। वेरी गुड, अचल। हाँ मैंने क्या बताया अभी, गेहूं जो चना मक्का बाजरा। अच्छा दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट घास, ग्रास क्या बताओ। देखें नहीं पता। बांस, बैम्बू। बैम्बू सबसे बड़ी घास आप सोच सकते हैं। जो आज बैम्बू है ना, बांस, वो आज के हजारों साल पहले केवल क्या हुआ कि छोटी घास हुआ थी। तो ये इनमें क्या हुआ? जैव विकास। गेहूं क्या है? गेहूं मक्का बाजरा गन्ना, ये सब क्या है? घास, ठीक है। लेकिन कौन सी घास है? विकसित। तो कुल मिलाकर कह सकते आप सब, अरे भाई जैसे मैंने कहा कि हमारे पूर्वज बंदर थे, जैसे होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रानोपिथेकस, था ना ये। तो ये हमारे पूर्वज थे। तो वैसे बांस के पूर्वज कौन थे अगर बात हम करें तो ये घास होगी आपकी। तो कुल मिलाकर इन सभी के अंदर नरयुग्मक अचल होते हैं, इसीलिए प्राग नलिका बनती है। क्या बनती है? प्राग नलिका। सेकंड चैप्टर में जो चालू करने जा रहा हूं बच्चों, सेकंड चैप्टर है आवर्त बीजम जनन। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूं अगला चैप्टर, ठीक है। और एक खुशखबरी भी है बच्चों आप सबके लिए, खुशखबरी भी है और एक दुख खबरी भी है। दो चीजें, पहले कौन सुनाऊं? गुड न्यूज। गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों बताऊं क्या? गुड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है कि स्कूल खुलने वाला है। और बैड न्यूज ये है कि स्कूल खुलने। बैड न्यूज और गुड न्यूज दोनों एक ही है, जो जिसे जैसा लेगा वैसे ले। मैंने कहा स्कूल खुलने वाली है, दैट इज ए गुड न्यूज। अदर हैंड स्कूल खुलने वाली है, बैड न्यूज। दोनों चीज आपके सामने। गुड न्यूज है सर। नहीं, कई बच्चे चाहते नहीं स्कूल खुले, तो मैं बता रहा हूं कि दोनों ही चीज है। दोनों एक ही न्यूज के दो वो लिए जा रहे हैं। यूं कह सकते हैं कि दो मीन निकल रहे हैं यहाँ पर। कुछ बच्चों के लिए अच्छी बात है, कुछ बच्चे चाहते हैं यार फिर बोर्ड जाना, स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये कई, तो मैं दोनों चीज बता। चलो ठीक बच्चों, अब मैं क्लास आपकी चालू कर रहा हूं, अपना टॉपिक, ठीक है। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं आवर्त बीजों में जनन। अब बच्चों देखो, आवर्त बीजियों का अर्थ है, हम जो चैप्टर पढ़ेंगे आवर्त बीजी पादपों में जनन। तो सबसे पहले जानते हो आवर्त बीजी पादप, आप जानते हो एंजियोस्पर्म। इनकी विशेषता सबसे विकसित, जल्दी जल्दी मेरे साथ लिखो, सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। इनके अंदर यानी ये सभी पादप क्या द्विगुणित होते हैं, यानी ये 2n होते हैं। समझ आ रहा है? यानी आवर्त बीजी पादप क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है और इनमें अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन भी होता है, लेकिन कौन सी विधि से होता है? कायिक प्रजनन विधि से। बता दी मैंने आपको। यही यानी हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे बच्चों, आप अपने दिमाग पर रख लो कि हमें पढ़ना है गेहूं मक्का बाजरा आम नीम सरसों मटर धतूरा, ये पढ़ना है। आवर्त बीजी पढ़ रहे हम, और सभी आवर्त बीजी पादपों की, और हम पढ़े जनन पढ़ेंगे। तो हम सीधा इनके ऊपर ना जाकर, जल्दी मैं बात करूंगा। तो ये आवर्त बीजी पादप 2n होते हैं, और सबसे बड़ा 2n का मतलब होता है इनकी मुख्य पीढ़ी, यानी इनकी मुख्य पीढ़ी 2n होती है। ये ध्यान दोगे।
इनके शरीर या इनके पादप, इनके भाग में, यानी इनके शरीर के दो प्रकार का भाग होते हैं, कायिक भाग और दूसरे होते हैं जनन। जनन अंग या जननांग। अब कायिक भाग में हमने क्या क्या सब जानते हो, जड़, तना, पत्ती। ओके, कायिक अंगों में, जनन अंगों में क्या क्या इनके अंदर, पुष्प, फल और बीज, ये की बात है। अब एक बात आराम से समझिए, मैंने आपको अभी कल आपको एक अवस्था पढ़ाई थी बच्चों, ध्यान, पादपों के अंदर, यानी लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों की मैंने कल 3 अवस्था पढ़ाई थी। सबसे पहले पढ़ाई थी आपको मैंने कायिक अवस्था या किशोर अवस्था। तो आपको मैं इस चैप्टर के अंदर सीधा लेकर चलूंगा आवर्त बीजी पादों में जनन। तो हम जानते हैं बच्चों, आवर्त बीजी पादों में सबसे पहले कौन सी वृद्धि होगी, कायिक वृद्धि होगी। और कायिक वृद्धि के लिए सबसे पहले हम खेत के अंदर किसी पादप का बीज डालते हैं या बीज खुद अपने आप बिखर जाते हैं, ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बीज के अंकुरण के बाद में, इतना ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं, बीज के अंकुरण से, और बीज में क्या होता है, एक भावी गुण होता है। और मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि आवर्त बीजी पादपों के प्रत्येक बीज में एक ही भ्रूण होता है, एक ही भ्रूण होता है। लेकिन अनावर्त बीजी पादपों के एक बीज में एक से ज्यादा गुण होते हैं, बोलते बहुगुणता। ये भी हम पढ़ेंगे। और आपने, अगर मैंने आपको अशोक जी सर के वीडियो डाले थे, आपने शायद पढ़ा हो तो कुछ बच्चों ने, कि बहुगुणता किसका गुण है, अनावर्त बीजों का। दोहरा मिश्रण किसका गुण है, आवर्त बीजों का। ठीक है, प्राग नलिका का निर्माण किसी आवर्त बीज में होता है। ये सारी बात हम पढ़ चुके हैं, एक एक कर पढ़ेंगे। और ये बताते हैं आवर्त बीजों में भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिगुणित होता है, अनावर्त बीजों के अंदर अगुणित होता है। ओके बच्चों, ये तो पता था। अब हम, चलो कोई बात, हम पढ़ लेंगे। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी हम इस चैप्टर में जल्दी से बात कर रहे हैं कि पादपों में कायिक वृद्धि हो गई, और कायिक वृद्धि के बाद में अब पादप की जो कायिक कलिकाएं होगी, उन कायिक कलिकाओं से तो बच्चों किसका निर्माण होगा, कायिक अंगों का, जड़ का, तने का, पत्तियों का, शाखाओं का, टहनियों का, आदि का। ओके, लेकिन अब जनन कलिकाओं का निर्माण होता है। जनन कलिका से किसका विकास होगा, पुष्प का, और पुष्प पादप के सेक्स ऑर्गन से। तो हम इस चैप्टर में डायरेक्ट चलेंगे लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन से पढ़ने के लिए पहले हमें पुष्प के क्या पढ़ने पड़ेंगे बच्चों, जननांग। ओके बच्चों, नर जननांग और मादा जननांग, ये कहां पाए जाते हैं, इनके क्या क्या भाग होते हैं, इनमें इकाइयों का क्या नाम है, हम एक एक हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जल्दी, इनके कायिक अंगों को हम जड़, तना, पत्ती बोलते हैं। और हम भी जानते हैं कि किसी पादप में पहले कौन सी वृद्धि होती है, कायिक वृद्धि। और आप सुनिए, कायिक वृद्धि का मतलब ही आप समझिए किशोर अवस्था है। बस इतना फर्क है कि जंतुओं में सेक्स ऑर्गन्स जन्म से होते हैं, और पादपों में जो सेक्स ऑर्गन्स है, जिसका क्या नाम बच्चों, पुष्प, फूल, फ्लावर, ये आते हैं। ओके, कायिक वृद्धि के बाद। तो जब किसी पादप में, पादप की कलिका से पुष्प का निर्माण शुरू हो जाए, तो उसे बोलते हैं कि अब उनमें जनन वृद्धि शुरू हो गई। और जनन वृद्धि का अर्थ होगा कि पुष्प आएंगे, पुष्प में जननांग आएंगे, फिर जननांगों का परिवर्तन होगा, फिर दोनों जननांगों में नर और मादा युग्मों का निर्माण होगा। कैसे होगा वो हम पढ़ेंगे। फिर प्रागण क्रिया होगी, फिर प्राग कण का अंकुरण होगा, फिर प्राग कण के अंकुरण से प्राग नलिका बनेगी, फिर प्राग नलिका जाया, यानी यूं कह सकते हैं अंडाशय में जाकर क्या हो जाएगी, फट जाएगी। फटने 2 शुक्राणु मुक्त होंगे, फिर 2 शुक्राणु में से 1 शुक्राणु तो निषेचन क्रिया करके, ये बताते हैं उन्होंने यहां तक तो, अरे ये तो पता ही है। यस सर। ठीक है, हाँ। अब बात हम करते हैं आवर्त बीजी पादपों की बात हम करते। आवर्त बीजी पादों में हम पढ़ रहे हैं आवर्त बीजी पादों, विषयता मैंने बता दी। आवर्त बीजी पादपों के अंदर विषयता तुम लोग बहुत पता चुका, आंत निषेचन होता है, द्विगुणित होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। इसमें नर युग्म को हम लोग शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्म को अंडाणु कहते हैं। ये सारी बातें आपको मैंने ब्रीफ में बता रखी है, अब डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आवर्त बीजी पादपों की बात हम करें तो इनमें पुष्प, जो इनका फ्लावर होता है, फ्लावर सुनो, पुष्प पादपों के अंदर, पहले बात तो पुष्प पादपों के अंदर जननांग होते हैं। ओके सर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। और अब बात आती है पुष्प के अंदर, एक पुष्प में प्राय कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। बता दूंगा, एक पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहले भाग का नाम आपने सुना होगा, ये इसकी आवश्यकता नहीं है, बाह्य दलपुंज। दूसरे भाग का नाम होता है दलपुंज। तीसरे भाग का नाम होता है पुमंग। चौथे भाग का नाम होता है जायांग। बाह्य दलपुंज, इसको हम बोलते हैं बच्चों कैलक्स, कैलक्स। और बाह्य दलपुंज के प्रत्येक भाग को बोलते हैं बाह्य दल। आप मेरे साथ लिखेंगे, और ये प्राय हरे रंग के होते हैं। दलपुंज को हम बोलते हैं कोरोला।
इसके एक भाग को बोलते हैं सेपल या दल, और बाह्य दल के एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी सेपल नहीं, सेपल उसको बोलते हैं सेपल, इसको बोलते हैं पेटल। ओके, पुमंग। अब देखो, अब इतना ज्यादा ना जाते हुए, यहां तक दिख रहा सबको। अब बात आती है, मैं फ्लावर का डायग्राम बनाता हूं जैसा मुझे आता है, फिर आप देख लेंगे जल्दी, आपको तो अच्छा आता है। बच्चे डायग्राम दिख रहा है सबको? डायग्राम दिख रहा है क्या? यस सर। अब देखो, पुष्प में प्राय यस सर। एक पुष्प में 4 भाग पाए जाते हैं। ध्यान दो, अगर किसी पुष्प में 4 भाग कंप्लीट हैं तो उसे बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। लेकिन ये बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये इतने टाइम नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा कि पुष्प पादप का जननांग है, और वैसे पुष्प को हम लोग मॉडिफाइड सूट कहते हैं, रूपांतरित प्ररोह कहते हैं। प्ररोह पादप का वह भाग होता है बच्चों जो जमीन के ऊपर होता है, और प्ररोह वो भाग होता है जिसमें जो तना, पत्तियां, टहनियां, शाखाओं आदि से मिलकर बनता है। उसी प्रकार पुष्प भी अपने आप में एक रूपांतरित प्ररोह है। क्यों? जिस प्रकार किसी पादप के प्ररोह में पत्तियां होती है, उसी प्रकार पुष्प में भी खुद की पत्तियां होती है, और पुष्प की पत्तियों के नाम है बाह्य दल पुंज, बाह्य दल हरे रंग की पत्तियां, फिर दल पुंज रंगीन पत्तियां जिन्हें आप पंखुड़ियां कहते हैं, उसके बाद पुमंग जिसे आप बोलते हैं लघु बीजाणु दानी, लघु बीजाणु पर्ण पत्ती, फिर आता जायांग जिसे बोलते हैं गुरु बीजाणु पर्ण। तो ये पुष्प में भी पादप के तने की तरह या पादप की तरह क्या पाई जाती है? पत्तियां। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्ररोह क्या है, सूट क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ द सूट? तो देयर आर 2 पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि फर्स्ट पार्ट इज द रूट एंड सेकंड वन इज सूट। और सूट इज द एरियल पार्ट एंड रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट, और सूट इज डिवाइडेड इन सेवरल पार्ट्स, वी नो दैट, हम जानते हैं। बट इतना ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं कि सूट क्या है, प्ररोह है। तो वैसे ही पुष्प भी एक प्ररोह है क्या? यस। तो उसे बोलते हैं बच्चों रूपांतरित। अब आप बोलोगे सर कैसे? रूपांतरित का आप जानते हो किसी का रूप चेंज हो जाना। तो वैसे ही पुष्प को हम रूपांतरित प्ररोह क्यों कहते हैं? सुनो पहले आराम से। पुष्प की वृद्धि भी यू कह सकते हैं असीमित होती है। ओके, अभी पुष्प में भी प्ररोह की तरह पत्तियां पाई जाती है, पुष्प में भी प्ररोह की तरह पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। ये अगर बच्चों 11वीं क्लास में थोड़ा मौका मुझे मिल जाता तो मैं आपको फ्लावर बहुत अच्छे समझाता, लेकिन जब हम मिलेंगे तो मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको फ्लावर की जानकारी, फ्लावर के प्रतीक, फ्लावर के सिंबल्स नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी अपेक्षा करता हूं कि थोड़ा थोड़ा और जल्दी जल्दी मैं कुछ बताने प्रयास करूंगा।